भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के लिए अपने 24 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की सूची में विदिशा शिवराज सिंह चौहान, गुना ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुरैना शिवमंगल सिंह तोमर, भिंड संध्या राय, ग्वालियर भरत सिंह कुशवाहा, सागर डॉक्टर लता वानखेड़े, टीकमगढ़ डॉक्टर वीरेंद्र खटीक, दमोह राहुल लोधी, खजुराहो वीडी शर्मा, सतना गणेश सिंह, रीवा जनार्दन मिश्रा, सीधी डॉक्टर राजेश मिश्रा, शहडोल हिमाद्री सिंह, जबलपुर आशीष दुबे, मंडला फग्गन सिंह कुलस्ते, होशंगाबाद दर्शन सिंह चौधरी, भोपाल आलोक शर्मा, राजगढ़ रोडमल नागर, देवास महेंद्र सिंह सोलंकी, मंदसौर सुधीर गुप्ता, रतलाम अनीता नागर सिंह चौहान, खरगोन गजेंद्र पटेल, खंडवा ज्ञानेश्वर पाटिल, बैतूल दुर्गादास उइके के नाम शामिल है। छिंदवाड़ा इंदौर उज्जैन बालाघाट धार सीट होल्ड रखी गई है। बीजेपी ने अपने कई सांसदों के टिकट काटे हैं। इनमें भोपाल प्रज्ञा ठाकुर, ग्वालियर विवेक शेजवलकर, गुना केपी यादव, सागर राज बहादुर सिंह, विदिशा रमाकांत भार्गव, रतलाम गुमान सिंह डामोर। इसके साथ ही दमोह में प्रहलाद पटेल, मुरैना में नरेंद्र सिंह तोमर, जबलपुर में राकेश सिंह, सीधी में रीति पाठक, नर्मदापुरम में राव उदय प्रताप सिंह विधायक चुने जाने के बाद खाली हुई सीट में नए चेहरों को मौका मिला है। इस तरह बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की बाजी में अपने पत्ते खोल दिए हैं। अब देखना यह है कि इसकी कार्ड के लिए कांग्रेस के पास कौन सा ट्रम्प कार्ड है। बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित करने के मामले में विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया था। उसे चुनाव में इसका फायदा भी मिला था। इसे चुनावी तैयारियों में बीजेपी की बढ़त माना जा रहा है। देखना यह है कि कांग्रेस कब तक अपने उम्मीदवार तय कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बीजेपी के सूरमा, जी हां, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही बीजेपी ने चुनावी रण का शंखनाद कर दिया है। भाजपा में 29 में 24 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। इनमें 6 सांसदों के टिकट काटे गए हैं तो विधायक चुने गए 5 सांसदों की जगह 5 नए चेहरों को मौका मिला है। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। नामों का ऐलान करने के साथ ही बीजेपी ने दावा किया है कि उसकी ये सूची सर्वसमावेशी है। महिलाओं, OBC, ST, SC सबको इसमें भागीदारी मिली है। बात अगर कांग्रेस की करे तो वो अभी उहापोह पे फंसी है। कितने दमदार है भाजपा के ये सुरमा, इनकी फौज से कैसे निपटेगी कांग्रेस, किन चेहरों पर दाव लगाया जाएगा, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं सूची पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई है। एक अच्छे कार्यकर्ताओं को अवसर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस चुनाव में अवसर दिया है। 24 उम्मीदवारों में से 4 हमारी महिला बहनें हैं, 8 हमारे OBC वर्ग के कार्यकर्ता हैं, बाकी अनुसूचित जाति जनजाति और सभी समाज वर्गों का प्रतिनिधित्व कैसे हो सकता है, ये कहीं अगर हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। एक जमीन का सामान्य कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट चुनाव कैसे लड़ सकता है, इसका कोई उदाहरण बन सकता है तो भारतीय जनता पार्टी बन सकती है। छोटे छोटे काम करने वाले कार्यकर्ताओं को लोकसभा का प्रत्याशी बना करके भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े अवसर दिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का और माननीय नड्डा जी का इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं। चलिए अब जान लेते हैं एजेंडा के मुख्य पॉइंट्स क्या हैं। पीढ़ी परिवर्तन के शोर के बाद भी क्यों नहीं कटे सांसदों के टिकट। उम्मीदवार नहीं, मोदी के चेहरे पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी बीजेपी। कितनी संतुलित दिख रही है बीजेपी उम्मीदवारों की सूची। किस ऊहापोह में फंसी है कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट। इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल जुड़ गया हमारे साथ। सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं। मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से सचिन वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से संतोष सिंह परिहार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों का बहुत स्वागत है IND 24 में। सचिन जी, सूची आ गई है, शंखनाद कर दिया है बीजेपी ने लोकसभा चुनाव का। ये माना जा रहा है सर्वसमावेशी है। ये बीजेपी के सूरमा कितने दमदार साबित होंगे लोकसभा चुनाव में। देखिए, अब भाजपा जो है एक परफॉर्मेंस की राजनीति की तरफ चली गई है और नमो ऐप पर अगर आप देखें
तो जनता जो है और जो वोटर है वो सरकार के कार्यों की समीक्षा कर रहा है, सरकार की रेटिंग कर रहा है और एक टू वे कम्युनिकेशन चल रहा है कि जो सरकार जो है आम जनता की बात सुन रही है, उसकी चॉइसेस जो हैं वो अपनी एक्सप्रेस कर पा रहा है और उसी के आधार पर जो है भविष्य के निर्णय लिए जा रहे हैं। तो भाजपा जो है अब परफॉर्मेंस की राजनीति और गुड गवर्नेंस की राजनीति की तरफ एक कदम और आगे बढ़ गई है और परफॉर्मेंस के आधार पर ही प्रत्याशियों का चयन किया गया है, कुछ बदलाव भी किए गए हैं और जो वरिष्ठ सदस्य जो हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, उनको भी मौका मिला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी गुना से अब चुनाव लड़वाया जा रहा है लोकसभा का। तो इस तरह से जो है गुड गवर्नेंस, विकास और परफॉर्मेंस, अब ये जो है हमारे अप फ्रंट में है, हम फोर फ्रंट में हम जो है इन मुद्दों को लेकर जो है चुनाव में जा रहे हैं। चलिए ठीक है, इसी पर संतोष जी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि कांग्रेस में कब तक सूची सामने आ जाएगी। देखिए विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा, ये कहा जा रहा था कि 3 महीने पहले ही सूची जारी कर दी जाएगी प्रत्याशियों की, लेकिन वो नहीं देखने को मिला। अब लोकसभा चुनाव में भी ये माना जा रहा है कि बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़ा दिया, बढ़त हासिल कर ली है कांग्रेस के मुकाबले। देखिए प्रसिद्धा जी, सबसे बड़ी बात कांग्रेस की सूची भी सब जगह जो है फीडबैक मंगाए जा रहे हैं, कांग्रेस सूची जाएगी। अब हमारे यहाँ ऐसा तो है नहीं कि जो है जो विधानसभा आ रहा है उसे लोकसभा लड़ा दो। तो भारतीय जनता पार्टी तो पूरे उसमें इलेक्शन मोड में है। अब उनने कहा जो सांसद, एक बार सांसद आ रहा हो, जीते हुए सांसद का टिकट काट के हारे हुए सांसद को दे दें, तो ये बीजेपी में ही हो सकता है, क्योंकि बीजेपी में कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से, और जहां तक आप भारतीय जनता, हमारे लीडर हैं वो पीसीसी चीफ, एक अभी कुछ समय पहले मेरी बात खत्म हो जाती थी। अभी कुछ समय पहले जो विधानसभा आ रहे हैं, लोकसभा से विधानसभा हार गए, फिर जो है लोकसभा उन्हें टिकट दे दिया। तो क्या लोकसभा में, मतलब लोकसभा रह चुके हैं गणेश सिंह जी, विधानसभा हार गए, फिर उन्हें लोकसभा दे दिया। आलोक शर्मा जी बुरी तरीके से हार गए, उन्हें लोकसभा दे दिया। और भारतीय जनता पार्टी की तो खैर कहने वाली बात एकदम वो है ना कि मोदी जी की गारंटी थी कि 2 करोड़ लोगों को साल में रोजगार मिलेगा, वो गारंटी दिख रही जनता को। मोदी जी गारंटी थी कि जो किसानों की आय दुगनी होगी, वो भी गारंटी दिख रही। मोदी जी की ये भी गारंटी थी कि जो है कि पूरे देश के अंदर इतना ज्यादा हो जाएगा कि हमारे मध्य प्रदेश, पूरे देश में दिन पे दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बच्चे मध्य प्रदेश के जो है पढ़ने वाले बच्चे पलायन करके बाहर पढ़ने जा रहे हैं, बेंगलोर, पूना, ये व्यापम से जुड़ा हुआ, पूरा भ्रष्टाचार से डूबा हुआ मध्य प्रदेश। तो ये गारंटी पूरे मध्य प्रदेश जनता को दिख रही है। जो त्राइमम करके जो व्यापारी जो है यहाँ से सीधे पलायन करके बाहर जा रहे हैं व्यापार करने, तो मध्य प्रदेश के अंदर पूरी अधिकारी, अब तो हमारा मध्य प्रदेश रिचार्ज और टॉपअप पे चल रहा है और केंद्र शासित प्रदेश बन गया। जब से ये माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी बने हैं, जब से पूरे विकास कार्य ठप पड़े हुए। ये गारंटी की बात करते, गारंटी दिखाएं। पूरे देश के अंदर स्मार्ट सिटी का काम कहाँ खत्म हो गए, प्रधानमंत्री आवास के कहाँ 30% ज्यादा काम नहीं हुए। तो केवल सुबह से शाम तक झूठ बोलो, 30 रुपए के झोलों में 20-25 रुपए का जो अनाज बांट दो और वही गारंटी चल रही है। तो गारंटी है ना। अब ये बताइए, जो विधानसभा हार गए, लोकसभा, क्या लोकसभा हारेंगे तो क्या उन्हें पार्षद सरपंच लड़ाएंगे क्या? बाकी भी कार्यकर्ता हैं उनके, तो उनके तो इस पे एक छोटा सा जवाब ले लेते हैं सचिन जी का कि ये पीढ़ी परिवर्तन का शोर था काफी। ये माना जा रहा था कि कई सांसदों के, अधिकांश सांसदों के टिकट कट सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बदलाव देखा नहीं इस सूची में। तो ये माना जाए कि चेहरा कोई भी हो यहाँ पर, लेकिन जो चुनाव है, जिस तरह विधानसभा लड़ा गया मोदी के चेहरे पर, वही लोकसभा लड़ा जाएगा। देखिए, चुनाव के लिए जो हमारा जो प्रत्याशी है वो कमल का फूल है, जैसा कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने बोला हुआ है। और मोदी जी जो हैं वो इस विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, कर्मयोगी हैं, और उन्होंने जो एक गुड गवर्नेंस का एक जो मॉडल इस देश को में बनाकर दिया है, उस गुड गवर्नेंस को और डेवलपमेंट को लेकर हम चुनाव में जा रहे हैं। अब इसमें जो प्रत्याशियों का जो फीडबैक था, उस फीडबैक के अनुसार जो परफॉर्मेंस देखा गया उसे एनालाइज किया गया। जैसे गणेश सिंह जी के बारे में या फग्गन सिंह कुलस्ते जी के बारे में, जैसे मेरे मित्र प्रवक्ता बोल रहे हैं, वो काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं। उनका एक बहुत लंबा अनुभव रहा है राजनीति में, और उस अनुभव का लाभ लेने के लिए ही उन्हें फिर से प्रत्याशी बनाया होगा। ठीक है, संतोष जी से इसकी प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन उसके पहले जी 1 मिनट मेरी बात, 1 मिनट गौरव जी से ले ले, फिर मैं आती हूँ। 1 मिनट मेरी बात। चलिए ठीक है, जल्दी से आप मैं ये कह रहा हूँ कि जो अभी जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, केपी यादव चुनाव हारे,
फिर उनको टिकट मिल गया। क्या ये विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने हारने के बाद उनका परफॉर्मेंस इतना बड़ा हो गया कि लोकसभा जो विधानसभा ने जीता लोकसभा, तो ये तो क्या है कि केवल जो है जनता कार्यकर्ताओं का अकाल हो गया। भाई और भी तो हो जाता, किसी को भी दे देते। तो झूठे नकली लोग हैं, केवल नकली बातें फैलाना। चलिए ठीक है गौरव जी, कितनी संतुलित ये नजर आ रही है बीजेपी की सूची आपको? कहा जाए और जो सामाजिक समीकरण साधे गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो उसे तो मैं, क्योंकि पार्टी ने जीतने वाले कैंडिडेट्स को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो ये पार्टी की नजर में संतुलित हो सकती है। लेकिन जो कार्यकर्ता वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनका जब आकलन किया जाता है तो वो आकलन किस आधार पर हो, ये समझ में नहीं आ रहा इस सूची में। जैसे मैं आपको मोटा मोटा बताऊं कि महिलाओं को आरक्षण 50%, चूंकि वो अगले चुनाव के बाद देने की बात है 2029 से, लेकिन 33% आरक्षण भी नहीं दिया गया है। मात्र 4 महिला सांसदों को, 4 महिला प्रत्याशी उतारी गई, बाकी 5 और बचे हैं। तो देखना है कि उसमें देकर क्या संतुलन को बनाने की कोशिश की जाएगी या नहीं की जाएगी। दूसरी बात, कुछ दिनों पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठा था। जो दावेदार लगातार पार्टी के बड़े नेताओं से मिलते रहते हैं, उन दावेदारों में से जब एक ने बड़े पदाधिकारी से पूछा कि भाई साहब इस बार टिकट देने का फार्मूला या क्राइटेरिया क्या तय हो रहा है, तो उन बड़े पदाधिकारी का कहना था कि एक ही फार्मूला है, कि कोई फार्मूला नहीं है, आप चाहे राज्यसभा की टिकट देख लें या कोई से भी। तो सवाल इस बात का है कि मेहनत पार्टी का कार्यकर्ता या नेता किस आधार पर करे कि उसे टिकट मिल सके, विधानसभा का हो या लोकसभा का हो या पार्षद का हो। कार्यकर्ता मेहनत करता है ना टिकट पाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए मेहनत कर रहा, लेकिन वहां कोई क्राइटेरिया तय नहीं। अब आप नए चेहरे बदलने की बात कर रहे हैं, अगर उन 5 सीटों को छोड़ दिया जाए जो विधायक बन चुके हैं पूर्व में, तो वो तो आपको नए चेहरे वहां लाने ही थे। लेकिन कुल जमा 6 सांसदों की टिकट आपने काटी है, तो वो 33% हो रहा है। उनके टिकट किस कारण से काटे गए हैं ये भी कोई तय नहीं है वहां पर, कि उनके ऊपर कोई गंभीर आरोप थे या उनका प्रदर्शन खराब था। सिर्फ एक समीकरण साधना था कि महिलाओं को हमें लेकर आना है इस जगह पर, डब्बे को हिलाया गया है। बाकी संतुलन के लिहाज से मुझे इसमें कोई ऐसे अलग चीज नजर नहीं आ रही है जिसे हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी का ये निर्णय है कोई बड़ा मील का पत्थर वाला होगा। चुनाव जीत जाएंगे वो एक अलग बात, लेकिन कोई संतुलन मुझे इसीलिए हो सकता है गौरव जी कि विधानसभा का जो चुनाव पूरा लड़ा भारतीय जनता पार्टी ने मोदी के चेहरे पर लड़ा, और वही फॉर्मूला लोकसभा में भी दिखाई देगा कि चेहरे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है उम्मीदवारों के, उसी फॉर्मूले पर लोकसभा का चुनाव भी लड़ा जाएगा। देखिए, चेहरा चुनाव का मुख्य चेहरा भले कोई भी हो, लेकिन जिस कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, जो देव दुर्लभ कार्यकर्ता कहलाता पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ताओं की श्रेणी में आता है। वो जो मेहनत करता है, वो जिस मेहनत के बल पर आज भारतीय जनता पार्टी को इस स्थिति तक ला पाया है, उसके काम का आकलन करने का कोई तो आधार तय होना चाहिए ना। आपकी मनमर्जी, इसे बोल सकता हूं मैं, एक प्रकार से मनमर्जी बोलूंगा कि यहां से इसको दे दो, वहां से उसको दे दो, नाम कोई सोचा नहीं गया, कोई योग्यता नहीं आंकी गई, सिर्फ टिकट देना था, टिकट दे दिया, बाकी कोई बात। चलिए सचिन जी, इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं प्रत्याशा जी पहले भी बोल चुका हूं कि जो फीडबैक आया उस फीडबैक में परफॉर्मेंस देखकर लोगों को टिकट दिए गए हैं, और परफॉर्मेंस की ही जो राजनीति है उसी को हम आगे लेके जा रहे हैं। और जो भी प्रत्याशी हैं उनकी जो विनिंग कॉम्बिनेशन, जो उनका वहाँ पर जो एक जातिगत समीकरण और जो भी वहाँ क्षेत्रीय जो समीकरण जो बन रहा होगा, उसको देखते हुए उनको टिकट दिए गए हैं। लेकिन तो इसमें 2 सीटों की बात करें, जिस तरह संतोष जी का भी सवाल है कि गणेश सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, आलोक शर्मा, तो परफॉर्मेंस की बेसिस पे अगर दिया गया है तो फिर कैसे, मतलब समझाने की जरूरत है ना कि क्या एक रणनीति पर बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी की। देखिए, अब फग्गन सिंह कुलस्ते जी का प्रश्न हो या गणेश सिंह जी का प्रश्न हो या आलोक शर्मा जी का, तो इनका जो एक राजनीतिक इनका एक अनुभव जो है, उस अनुभव का लाभ लेने के लिए पार्टी ने इन्हें प्रत्याशी बनाया है।
उनका काफ़ी सांसद के रूप में काफ़ी पुराना अनुभव रहा है, गणेश सिंह जी का हो चाहे फग्गन सिंह कुलस्ते जी का, और काफ़ी समय सांसद के रूप में वो चुनाव जीतते आए हैं। तो पुराना उनका जो रिकॉर्ड है उसको देखकर उनको पार्टी ने उनका चयन किया होगा। ठीक है, संतोष जी। देखिए प्रसीता जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस ज्योतिराज सिंधिया को जो है, जिस महेंद्र सिंह यादव ने जो चुनाव हराया लोकसभा का, और वो हार गए, और हार के डर से, हारने के बाद जो इतने ज्यादा विचलित हो गए कि भारतीय जनता पार्टी में चले गए। और आज वैसे वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की बात करती है, उसी कार्यकर्ता का टिकट काट के महाराज से जो भाई साहब बने उनको टिकट दे दिया। जो भोपाल के अंदर इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, तो अभी अभी जो कुछ समय विधानसभा चुनाव पहले हारे हैं, इसमें कौन सी परफॉर्मेंस ऐसी ज्यादा हो गई कि जो ये सब भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। ये तो किसी को भी दे दे, ये तो क्या गुलामी मानसिकता और जो है हिटलर वाली है कि हमने ये बोल दिया है बस, ठीक है। बाकी कोई ऐसा कोई बहुत ज्यादा मामला वैसा नहीं है। देखिए मध्य प्रदेश हो चाहे देश, तो हमारा मध्य प्रदेश ऐसा हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश जो है, सारी योजनाएं ठप पड़ी हुई हैं। अब ये बनेंगे तो ये भी उसी पे चलेंगे। तो देखिए मेन बात ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने खून से जो पूरा सींचता है और फिर उसके बाद जो यहाँ से लाके उसको कर दे, तो इसका मतलब इनके पास कमी है लोगों की। भाई आप विधानसभा को चुनाव हारा हो, क्या रणनीति रहेगी? देखिए यहाँ बीजेपी ने जो दिग्गज माने जाते हैं शिवराज सिंह चौहान को उतार दिया, वी.डी. शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम उसमें सामने आ रहा है। तो क्या कांग्रेस की ओर से कमलनाथ, दिग्विजय सिंह के नाम आएंगे क्या सामने? निश्चित तौर पे प्रसीता जी, कांग्रेस से भी बहुत अच्छे नाम आएंगे। और अभी अमित शाह 2-4-5 बचे, तो अमित शाह जी को भी लड़ा दीजिए कहीं से, सब कुछ है। तो वो सोचते वो बीजेपी का मैटर है। हम अच्छे से अच्छे, देखिए अच्छे से अच्छे कैंडिडेट कांग्रेस लड़ाएगी और पूरे मध्य प्रदेश में पूरी दमदारी के साथ पूरे चुनाव लड़ा जाएगा। अभी राहुल जी की यात्रा चल रही, काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और हम हमारी जो विपक्ष की भूमिका है वो कर रहे हैं। और लोकसभा भी चुनाव इंडिया गठबंधन में पूरी ताकत से लड़ा जाएगा, क्योंकि ये पूरे देश ऐसा ना हो फिर ये कहा जाए कि समय नहीं बचाता उम्मीदवारों को तैयारी करने का विधानसभा में भी, क्योंकि हमने ये देखा था कि लगातार ये कहते आ रही थी कांग्रेस 3 महीने पहले प्रत्याशियों की सूची जारी कर देंगे, लेकिन वही पिछड़ती हुई नजर आई। देखिए राजनीति में क्या होता है कि हमारे कुछ कैंडिडेट तो बहुत माइनर वोटों चुनाव हारे, और आप पूरा आंकड़ा उठा लीजिए तो बहुत ही कम से भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। ऐसा कोई बहुत ज्यादा जो वो अभी भी 6-7 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिसका आकलन करेंगे तो वहां पे हमारी विधानसभा बड़ा थी। अब मोदी जी का है कि मोदी जी की सब जगह जो है चेहरा मोदी जी का है, तो ठीक है लड़ेंगे। कांग्रेस की हमारी जिम्मेदारी है, पूरी ताकत से पूरे उससे विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और अच्छे कैंडिडेट मिलेंगे और बड़े बड़े लोग चुनाव लड़ेंगे निश्चित तौर पे। और हम ये आपको दिख जाएगा उसके अंदर, कहीं कोई ऐसा वो नहीं है। चलिए ठीक है गौरव, लेकिन हम ये आपको बता दें कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि जो जिसका परफॉर्मेंस विधानसभा में बहुत खराब रहा है तो उसको लोकसभा लड़ा देंगे, ये ऐसा नहीं होगा। चलिए ठीक है, गौरव जी से एक प्रतिक्रिया चाहूंगी। जिस तरह सूची हमारे सामने है, तमाम शिवराज सिंह चौहान की बात करें, वी.डी. शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया दिग्गज माने जा रहे हैं, इनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। क्या आपको लगता है कांग्रेस इसको लेकर कैसी कार्ड ढूंढ पाएगी, या क्या रणनीति रहेगी? जैसे कांग्रेस कहती आ रही है कि हम अधिकतर युवाओं को सामने रखेंगे, दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं, तो कौन सा एक दमदार चेहरा सामने आएगा? नहीं देखिए, ये पार्टी प्रत्याशी तय करना केंद्रीय समिति का काम है। स्थानीय कार्यकर्ताओं के द्वारा जो नाम भेजा जाएगा उसमें से तय होगा। अब चुनाव को किस रणनीति के तहत लड़ा जाएगा, क्योंकि जो माहौल पूरे देश में बना हुआ है उसमें कांग्रेस को तो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले लगभग 5 गुना ज्यादा मेहनत करना है। बात हम चूंकि आज भारतीय जनता पार्टी के टिकट वितरण को लेकर कर रहे हैं प्रतिभा जी, तो मेरा सिर्फ यहाँ पर यही सवाल फिर है एक बार कि योग्यता का आकलन आप कैसे करेंगे जब राज्यसभा में जो उच्च वर्ग माना जाता है, उच्च सदन माना जाता है लोकसभा का, संसद का, वहां पर उन प्रत्याशियों को, उन योग्य लोगों को भेजा जाता है जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए बड़ा प्रतिष्ठित नाम कमा लेते हैं। उनको इसलिए भेजा जाता है वहां पर कि उनकी उस योग्यता का लाभ, क्योंकि वो डायरेक्ट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना रहे लेकिन सरकार को मदद कर सके, तो वहां ऐसे लोगों को भेजा जाता है कि जो अपने विषय विशेषज्ञ हैं, जो सरकार को राय दे सकते हैं, उस पर चिंतन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। लेकिन आप उठाकर देखें, 3 जो राज्यसभा के कैंडिडेट भेजे गए हैं, माया नरोलिया है, बंशीलाल गुर्जर है और एक साधु संत है, आखिर इनका योगदान क्या है? देश के लिए योगदान क्या है? पार्टी के लिए योगदान हो सकता है, लेकिन देश के लिए योगदान क्या है?
और पार्टी के लिए भी अगर आप बात करें तो पार्टी के लिए योगदान कोई बहुत बड़ा नहीं है, उनका एक व्यक्तिगत किसी नेता के प्रति योगदान रहा होगा जिसके कारण उनको चुन लिया गया। तो मेरा यहाँ फिर वही कहना है कि वो देव दुर्लभ कार्यकर्ता जो खून पसीने की मेहनत के साथ काम करता हुआ पार्टी को इस स्तर पर ला पाया है, कहीं उसके आकलन करने की व्यवस्था तो है ही नहीं पूरी पार्टी में, वो चाहे दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो या स्थानीय लेवल पर। तो कार्यकर्ताओं की वो जो पीड़ा है, उस पीड़ा को दूर सबसे पहले किया जाना चाहिए और फिर टिकट आप किसी को भी दें, क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी है तो वो चुनाव तो जिता ही, उससे पीछे नहीं हटेगी, वो ईमानदार कार्यकर्ता। लेकिन योग्यता का मापदंड कोई तय होना चाहिए, चाहे कांग्रेस करे या भाजपा। ठीक है सचिन जी से इसका जवाब ले लेते हैं कि जिस तरह गौरव जी बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहा है जमीनी स्तर पर, उसकी योग्यता का आंकलन क्यों नहीं किया जा रहा है। चुनाव जीतना है, एक हो सकता है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे आपने विधानसभा का चुनाव जीता, लोकसभा का भी जीत सकते हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर तो समझना पड़ेगा ना। देखिए, अब गौरव जी को ये भी इस बात को भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि एक चौथी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को मध्य प्रदेश का सीएम बना दिया जाता है, वो पहली पंक्ति में आ जाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है एक पॉलिटिकली बहुत स्मार्ट पार्टी है, और जिस तरह से उन्होंने मध्य प्रदेश में जिस तरह से नेतृत्व परिवर्तन किया, उससे कार्यकर्ता जो है बहुत जोश में है। और कार्यकर्ता हम समय समय पर कार्यकर्ता ये प्रकट भी करता है कि अगर कार्यकर्ता की अगर पूछ है तो वो सिर्फ भाजपा जैसी पार्टी में ही है। कांग्रेस में जब राज्यसभा के जो एक परिपाटी जो गौरव जी बता रहे हैं, वो परिपाटी कांग्रेस की विचारधारा में चलती है कि वो जो है जो अपर हाउस है, उच्च सदन जिसे बोलते हैं राज्यसभा, उसमें ऐसे लोगों को, नामचीन लोगों को भेजा जाता है कि जिनका पब्लिक कनेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता है, और उनका अपने क्षेत्र में उनका योगदान होगा। मगर यहाँ पर हम एक जमीनी कार्यकर्ता को अगर राज्यसभा में भेजते हैं तो उसका जो मैसेज हमारी पार्टी में जाता है, वो मैसेज जो है अलग तरह का होता है। और हर व्यक्ति में हम ये समझते हैं कि इस तरह की योग्यताएं होती हैं, कुछ विशेष गुण होते हैं कि जो वो राज्यसभा में जाने के बाद में एक कार्यकर्ता के रूप में भी वो एक यूजफुल हो सकते हैं। तो इस तरह से जो है कार्यकर्ताओं को का जिस तरह से अप्रिसिएशन और उनका जो है मनोबल भाजपा जैसी पार्टी में बढ़ाया जाता है, वैसा किसी और दल में नहीं होता है। इसीलिए भाजपा जो है विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। तो भाजपा में जो भी हम निर्णय ले रहे हैं वो कार्यकर्ताओं को देखते हुए ले रहे हैं, और उसके पीछे एक सोच काम कर रही है कि हमें अगर 2029 में 33% जो आरक्षण अगर लागू होगा, उस लागू होने के बाद में जिस तरह के परिवर्तन करने पड़ेंगे, तो उसके लिए पार्टी अभी से जो है उसकी जो थिंकिंग है वो 4 साल 5 साल 10 साल आगे की चल रही है। तो ये जो नेता हैं और जो प्रत्याशी जो जिनका चुनाव किया गया है, ये एक सोच के साथ में, एक रणनीति के साथ में चयन किया गया है। संतोष जी, देखिए प्रसीता जी, सबसे बड़ी बात तो है कि एक महिला का भोपाल से टिकट काट देना। रीति पाठक का वहाँ महिला थी, तो ऑलरेडी महिला की बातें करते हैं, दिखावा कुछ करते हैं, लेकिन टिकट काटते महिलाओं का जो बात नहीं। सीधे मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं हम। मध्य प्रदेश में प्रज्ञा ठाकुर को लेके आ गए थे, फिर उसको 3.5 लाख वोटों से, वो इनका मैटर है, ये जाने हो तो बोलते हैं केची लेके चलो जेब में, सबको बांटते रहो। बात उसकी नहीं है। बात एक ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो हमारा जो प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, क्या मोदी की गारंटी के बाद आगे भी केंद्र शासित प्रदेश रहेगा क्या? जो पूरे विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। और जो बात जो चयन वाली प्रक्रिया है कि ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसके अंदर अभी कुछ ही दिन पहले विधायक हारे वो लोकसभा आ गए, और कार्यकर्ताओं का क्या मध्य भोपाल के अंदर और पूरे प्रदेश में क्या हारे वो को लाना ही वो था, और मतलब कार्यकर्ता उसके अलावा नहीं था। ये तो क्या एक डिक्टेटरशिप है कि उन्हें का पर्ची आ गई तो रामलाल मोहनलाल करके किसी को कर दो। वो ठीक है, मोदी जी हैं, वो तो इस समय, लेकिन मैसेज तो दे रहे ना कि जमीनी स्तर से कार्यकर्ताओं को देखिए मैसेज तो हिटलर ने भी दिया था, उसने राज करा था, फिर बाद में क्या हाल हुआ। तो देखिए मैसेज वाली बात नहीं है। राहुल लोधी बहुत बड़े कैंडिडेट जो लोकसभा टिकट दिया है उनको, वो भी विधानसभा चुनाव हारे। तो ये क्या है, ये एक फ्रस्ट्रेशन जैसा रहता है। और मैं आपको बताऊं, जो माननीय हमारे सचिन जी बोल रहे थे, पैनलिस्ट महोदय, कि ये तो क्या चेहरा कुछ दिखाते हैं, करते कुछ है। एक जगह जो है नरेंद्र सिंह तोमर जी का चेहरा दिखा दिया, एक जगह राकेश सिंह जी का दिखा दिया, एक जगह गणेश सिंह का देख दिया, कैलाश विजयवर्गीय का दिखा दिया,
और सब इसके बाद आखिरी में आ गए माननीय जो है चौथी पंक्ति के नेता मोहन यादव जी। भैया कोई बना दो, आप पहली बार के बना दो, बात उसकी नहीं है। लेकिन बात यह है कि अगर आपको ऐसे ही करना तो चेहरे पे कुछ सबके चेहरे दिखा के फिर आखिरी में मोदी जी मेरा चेहरा देख लो, तो ये बहुत सी बातें हैं। इसके अंदर जनता सब देख रही है। अभी क्या है, इनका बहुत अच्छा समय चल रहा है। एक समय तक अटल जी भी चुना हमारे सिंधिया जी से, तो ये पार्टी का मामला। लेकिन कार्यकर्ताओं को कैसा छला जा रहा है, कैसी डिक्टेटरशिप हो रही है भारतीय जनता पार्टी में, दिख रहा है सबको। उनके दिल से पूछो, जो इतने बड़े बड़े जो नेता जो नरेंद्र सिंह तोमर जी, कैलाश विजयवर्गीय जी की कमरे में बैठ के रो ही रहोगे, मामा का घर, एक नेम प्लेट लग गई है, कोई जा नहीं रहा है, तो क्या भाई वो के कार्यकर्ता नहीं है? तो जो चीज देखिए, जीतू पटवारी जी पीसीसी अध्यक्ष बनाए गए, जीतू संगठन है, कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बात उसकी नहीं है। देखिए संगठन वाली बात, चुनावी राजनीति, क्या अगले पार्षद के हारे हुए पार्षद को क्या विधानसभा लड़ाएंगे? क्या अभी ये लोकसभा विधानसभा आ रहे हैं, लोकसभा लड़ रहे हैं, यहाँ से हारेंगे तो क्या फिर नीचे जाएंगे, क्या फिर पार्षद को लड़ाएंगे? चलिए ठीक है, समय की कमी है। आखिरी जवाब सचिन जी से, उसके बाद फिर देखिए संतोष जी, पहले कांग्रेस बोलते आ रही थी बार बार कि लाडली बहना जो योजना है बंद हो रही है। अभी भी लाडली बनने को बोल रहा हूं। अभी 1 तारीख को पैसा ट्रांसफर हो गया। लोकसभा बंद कर दोगे। 56 प्रोजेक्ट जो है, 56 प्रोजेक्ट जो है, उसका भूमि पूजन किया गया है रीजनल इन्वेस्टर्स मीट में। आप एक बता दीजिए, आप संतोष जी सुनने की हिम्मत रखें यार, सुनने की हिम्मत रखें। बताइए तो 20 साल में कौन से इन्वेस्टर मीट आई? EPFO के 1 करोड़ 80 लाख अकाउंट जो है हर साल खुल रहे हैं। कुछ नहीं, केवल EPFO के जो है 1 करोड़ 80 लाख अकाउंट जो है हर साल खुल रहे हैं। चलिए ठीक है, समय की कमी है। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीजेपी के सूरमा लोकसभा चुनाव का शंखनाद इसे माना जा रहा है कि बीजेपी ने अपने लोकसभा उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। ये सूरमा कितने दमदार साबित होंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। और वहीं कांग्रेस के सूरमा कब तक हमारे सामने आएंगे, ये भी देखने वाला दिलचस्प होगा। फिलहाल एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।